क्योंकि मनीष भैया जो हैं मोदी के खिलाफ वाराणसी में चुनाव लड़कर आ चुके हैं। अब यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। जिस दक्षिण को बीजेपी का गढ़ माना जाता है उस दक्षिण में चुनाव लड़ रहे हैं मनीष भैया। उनको तो हराना बहुत मुश्किल काम है। जो है सत्ता का एकदम खुला दुरुपयोग हो रहा है योगी जी द्वारा और मोदी जी द्वारा। छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ने आया है ना, तो क्यों क्या इसको प्रस्तावक कैसे मिल गया क्या है ना। तो हमारा फॉर्म जो है रात को 11 बजे तक जो है ओके नहीं किया था। बहुत लोगों के फॉर्म रिजेक्ट किए गए। हमारे भी फॉर्म को काफ़ी प्रकार से वो क्रॉस चेकिंग किए और तो हमारा फॉर्म को रिजेक्ट करने को उनको कोई बहाना नहीं मिल पाया। देखे थे कि मोदी मोदी सब करते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमको लगा कि खाली गुब्बारा है। काफ़ी लोग हमको दबाव देने के लिए आ गए मोदी की तरफ से और धमकाने के प्रयास किए, प्रलोभित करने का प्रयास किए। चाहते हो कि मैं नाम वापस ले लूँ। पहली बात तो यह है कि भाई मेरे लड़ने से आपके मोदी जी को कोई फर्क पड़ना है नहीं। रायपुर दक्षिण की जनता का अपमान, मतदान का अपमान क्यों किया और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये जनता जनार्दन के 1,07,000 वोटों का अपमान है। तो फिर आपको यहाँ पर गली गली जाकर नाक रगड़ने की क्या ज़रूरत है? आपको पैसा बांटने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? लोगों को खरीदने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? दक्षिण का चुनाव है। रायपुर दक्षिण में उपचुनाव हो रहा है और जब से रायपुर दक्षिण उपचुनाव की घोषणा हुई है तब से हम रायपुर दक्षिण का ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आज एक मनीष भैया मिले हमें और मनीष भैया दिलचस्प आदमी है। क्यों ये कह रहा हूँ? क्योंकि मनीष भैया जो हैं मोदी के खिलाफ वाराणसी में चुनाव लड़कर आ चुके हैं। अब यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं दक्षिण में। जिस दक्षिण को बृजमोहन का गढ़ माना जाता है, जिस दक्षिण को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उस दक्षिण में चुनाव लड़ रहे हैं मनीष भैया। इसलिए मनीष भैया से पूरी बातचीत करेंगे। भैया पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका भी स्वागत है। भैया आप देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं जी। उसके बाद अब दक्षिण में लड़ने का कैसे ख्याल आया? दक्षिण में लड़ने का ख्याल इसलिए आया कि बहुत सारी समस्याएं जो दक्षिण में व्याप्त है उसकी शिकायत हमने माननीय मंत्री जी से, बृजमोहन मंत्री जो पहले पूर्व मंत्री थे जब उनकी सरकार थी, तो काफ़ी हमने उनसे शिकायत की। तो उन शिकायतों का जो समाधान नहीं हुआ, इसलिए हम थोड़ा सा कोई अच्छा मंच देख रहे थे और हमें जो चुनावी मंच जो है ना उचित लगा, यहाँ से हम अपनी बात जो है आम जनता तक पहुँचा सके। इसलिए हमने फैसला किया है कि चुनाव लड़ा जाए। मनीष भैया ये बात बताइए, आप मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, ठीक है, क्यों लगा कि मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, उनको तो हराना बहुत मुश्किल काम है। तो क्यों लगा कि मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए और आप मैदान में कूद गए थे? ये बात 2019 की है। मोदी जी का काफ़ी हमने चर्चा सुना था, चारों तरफ मोदी मोदी करते थे। हमने मोदी घर घर मोदी उस समय है ना, तो ये नारा था। तो हमने सोचा कि भाई हम भी देखा जाए कि मोदी जी है क्या एक्चुअल में, वास्तव में क्या है, कैसी उनकी जो है प्रतिष्ठा है और उनका औरा मंडल है ना। वह देखने के लिए हम गए थे वहाँ पे। हमारा चुनाव लड़ने का उस समय कोई इरादा नहीं था। ऐसा मतलब रायपुर से आप वाराणसी घूमने गए? हम सिर्फ घूमने गए थे। मैं और मेरा एक मित्र, 2 लोग गए थे हम लोग घूमने के लिए। और जिस दिन हम वहाँ पहुँचे उस दिन मोदी जी की रैली थी। नामांकन रैली? नहीं, नामांकन रैली नहीं थी। मतलब उस दिन वो आए थे और अपना रैली रोड शो था। तो वो सब देखने के बाद हमको लगा कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ ऐसा हो रहा है कि भाई जो है सत्ता का एकदम खुला दुरुपयोग हो रहा है योगी जी द्वारा और मोदी जी द्वारा, है ना। तो हमको लगा कि नहीं, हम इस बारे में कुछ बोले, कुछ करें करके। फिर हमने वहाँ से अपने मित्रों को यहाँ से फ़ोन लगाया कि भाई हमारे लिए कुछ पेपर की जो हमारे जो आवश्यक जो दस्तावेज हैं उसकी व्यवस्था की जाए और हमें प्रेषित करें। तो हमारे दोस्तों ने व्यवस्था किया। हमारा आधार कार्ड जो भी पेपर वगैरह जो घर से हमारे कलेक्ट करके सारनाथ एक्सप्रेस में भेज के हमको वहाँ मिला। तो सारनाथ एक्सप्रेस में दूसरे दिन मिला ये। तो उसके बाद हम चुनाव लड़ने के लिए गए। तो समस्या ये थी कि हमको प्रस्तावक कहाँ से मिले, हम तो बाहर से हैं और पहली बार गए थे बनारस में हमारा कोई जान पहचान था नहीं। लेकिन फिर भी हमने कोशिश करने की कोशिश की और सबसे पहले गए हम बाबा जी के दरबार में, मतलब विश्वनाथ जी के दरबार में। उनको हमने प्रणाम किया और हमने उनसे विनती की भाई हमको सहयोग कीजिए, आशीर्वाद दीजिए करके। उसके बाद फिर हम निकले
तो लोगों से हम संपर्क करना चालू किया। जैसे ऑटो वाले हो गए, मल्लाह हो गए जो घाट पे चलाते थे, हमने उनको रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि भाई आप हमारा प्रस्तावक बनिए। तो कुछ लोग जो है मोदी जी से डर के या बाहरी आदमी देख के हमको सहयोग करना पसंद नहीं किए। हमने कुछ बोला भाई जो भी सहयोग हमसे बनेगा हम आपको कर देंगे करके। तो इस प्रकार से कुछ लोगों जो है ना, जो उनके पक्ष में भी थे, कुछ विरोधी भी थे, तो कुछ लोगों ने हमको सहयोग किया और इस प्रकार से हमने 10-12 प्रस्तावक की व्यवस्था की और फिर हमने फॉर्म भरा। वहाँ पे हमने फॉर्म भरा। इस प्रकार से फिर उसके बाद जो है वहाँ पे कलेक्टर महोदय ने भी हमको काफ़ी और प्रशासन ने हमको परेशान करने की बहुत प्रयास किया। देखा जब रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़ने मतलब छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ने आया है ना, तो क्यों क्या इसको प्रस्तावक कैसे मिल गया क्या, है ना। तो हमारा फॉर्म जो है रात को 11 बजे तक जो है ओके नहीं किया था। बहुत लोगों के फॉर्म रिजेक्ट किए गए। तेज बहादुर सिंह जो थे सेना से बर्खास्त सिपाही, उनका भी फॉर्म अनावश्यक रूप से रिजेक्ट किया गया। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के प्रत्याशी जो थे उनका भी फॉर्म रिजेक्ट किया। तो उनके साथ हम धरने पे भी कलेक्ट्रेट वाराणसी धरने में बैठे थे कलेक्ट्रेट में, और इस प्रकार से बहुत परेशान करने की कोशिश की। हमारे भी फॉर्म को काफ़ी प्रकार से वो क्रॉस चेकिंग किए, लेकिन कुछ ऐसा था कि हम भगवान का आशीर्वाद था कि हम सही फॉर्म भरे थे और तो हमारा फॉर्म को रिजेक्ट करने का उनको कोई बहाना नहीं मिल पाया ऐसा। हाँ, तो इस प्रकार से हमारा नामांकन जो है स्वीकृत हो गया। तो टोटल 107 करीब प्रत्याशी आए हुए थे पूरे देश से। तो काफ़ी लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए, तो अंत में हम 25 प्रत्याशी बच गए वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए। तो मोदी जी भाजपा से थे, अजय राय जी कांग्रेस से थे, एक अतीक अहमद जी थे जिनका इनकाउंटर हुआ है, और इसी प्रकार से काफ़ी लोग थे। ये बताइए, आप रायपुर के रहने वाले हैं, आप वाराणसी जाते हैं, मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ लेते हैं। आप जब मोदी जी का रोड शो देखे थे तो आपको उस रोड शो में ऐसा क्या लगा था कि जो मोदी जी है या योगी जी हैं जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं? सत्ता का दुरुपयोग ऐसा है कि शासन प्रशासन को उन्होंने पूरा जो है उसी में झोंक दिया था उनके प्रचार में। भाई देखो, चुनाव के लिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र के मतलब ही यही है कि भाई बराबरी का मुकाबला हो, बराबरी का सभी को अवसर दिया जाए। लेकिन वहाँ देखा कि पूरा सत्ता भी शासन प्रशासन जो है सत्ता का दुरुपयोग करते हुए पूरा ये कर दिए हैं। लोगों को जाने नहीं दे रहे थे, प्रत्याशियों को मतलब फॉर्म लेने नहीं दे रहे थे, किसी नियम के प्रकार उनको रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रकार से बहुत दिक्कत हुई। दूसरा क्या है कि हम देखे कि भाई वहाँ पे हमको करना चाहिए, हम क्या है यहाँ जो देखे थे कि मोदी सब करते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमको लगा कि खाली गुब्बारा है, हवा बस भरी है, वो चिप्स का पैकेट है, अंदर में कुछ नहीं था, है ना। क्योंकि हमारे फॉर्म भरने के बाद काफ़ी लोग हमको दबाव देने के लिए आ गए मोदी की तरफ से, और धमकाने के प्रयास किए, प्रलोभित करने का प्रयास किए। लेकिन हम अटल थे, अडिग थे कि हमने को नाम वापस नहीं लेना है। हम देखना चाहते थे कि अंत तक क्या होगा, है ना। तो हम अड़ गए, हम फॉर्म वापस नहीं लेंगे। तो काफ़ी हमको प्रलोभित करने का प्रयास हुआ, धमकाने का प्रयास हुआ। कुछ हट्टे कट्टे लठैत लोग भी हमको धमकाने के लिए, है ना, मानसिक रूप से दबाव डालने की कोशिश की। बोले ये बनारस है, यहाँ कुछ भी हो जाएगा, तुम छत्तीसगढ़ से आए हो हैं। तो मैं बोला देखो, हमने उनको बस यही बोला कि देखो भाई, मरने के बाद आदमी जो है काशी आता है, हम तो जीते जी आ गए हैं, यहाँ मर जाएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं। हम तो भोले बाबा के शरण में हैं, हमारी रक्षा करना अब उनका दायित्व है ना। इस प्रकार से हम बिल्कुल जीत में अड़ के हमने नामांकन दाखिल किया। तो इससे क्या है कि एक तो हमको उनकी पोल पट्टी ये समझ में आई कि भाई ये हवाई है, तो सार्वजनिक धन का भारी दुरुपयोग किया गया है, और शासन प्रशासन का भी जो है, और बराबरी का मुकाबला वाली बात कहाँ हुई है। आपके तरफ से पूरे करोड़ों रुपए फेंका गया है, जबकि एक चुनाव लड़ने के लिए एक सीमा है, निश्चित सीमा है कि भाई अब 50 लाख रुपए या 70 लाख रुपए जो एक लिमिट है, तो वो 70 लाख रुपए तो एक जो उनकी रैली में खर्च हो गए। तो उसका आकलन कैसे करें ये चुनाव आयोग जो है, और उनका जो निर्वाचन जो व्यय जो कलेक्शन करते हैं, मतलब
निर्वाचन का व्यय का जो है वो उनका एक अलग नियम होता है, नियम कायदे होते हैं कि इतना खर्चा करना चाहिए। भैया एक सवाल है, जब आप यहाँ से चुनाव लड़ने गए होंगे तो वहाँ बहुत से लोग थे जो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले थे, और मोदी देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े हस्ती हैं और उसके खिलाफ आप चुनाव लड़ने चले गए। आपको कितना विश्वास था कि मैं वहाँ जीत पाऊँगा, नहीं जीतने का तो खैर या विश्वास आप किस इरादे से वहाँ चुनाव लड़ने गए? मैं अपनी बात रखने के लिए गया था। मैं जब मुझे वहाँ पे प्रभावित करने और मना करने के लिए बोला गया तो मैं बोला चलो जो होगा देखा जाएगा करके मैं उनके कार्यालय तक भी गया था, मोदी जी के कार्यालय तक। वहाँ उनके जो भी इंचार्ज जो वगैरह थे उनसे भी मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे कहा देखो भाई आप चाहते हो कि मैं नाम वापस ले लूँ। पहली बात तो यह है कि भाई मेरे लड़ने से हैं आपके मोदी जी को कोई फ़र्क पड़ना है नहीं। भाई मैं 2-4-500 हज़ार वोट पाऊंगा, उससे ज़्यादा क्या होगा, है ना। पहली बात तो उसकी संभावना भी क्षीण थी कि मुझे उतने वोट मिल जाए, है ना। दूसरी बात जो है भाई अगर आप चाहते हैं तो मेरी 2 मांग है। मैंने बोला सिर्फ मेरी 2 मांग है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे जो है ना सभी जो है सरकारी अस्पताल सरकारी स्कूल में पढ़े, है ना, और सरकारी स्कूल में पढ़े, कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे जो सरकारी कर्मचारी हैं। और ख़ास तौर से जो सरकारी स्कूल में टीचर हैं या प्रोफेसर हैं उनके बच्चे वही सरकारी में पढ़े। इससे क्या होगा कि सरकार की सरकारी स्कूल है वहाँ की स्थिति सुधरेगी। क्योंकि क्या है आप देख लीजिए कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ाते नहीं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं ना, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या बहुत दयनीय स्थिति रहती है। उसी प्रकार से स्वास्थ्य के संबंध में मैंने उनसे निवेदन किया कि जितने जो फर्जी बिलिंग करते हैं, किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, छींक मारे तो लेकिन लंबी लंबी बिल बनाते हैं, 5 स्टार होटल टाइप्स में हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं, है ना। तो ये 2 काम होने चाहिए कि सरकारी कर्मचारी जो है कि हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में उनका इलाज हो, है ना, उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाए। दूसरा जो है सरकारी स्कूलों में उसका अध्यापन किया जाए, तो जिससे क्या है कि सरकार की जो सरकारी हॉस्पिटल और शिक्षा के क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, है ना। मेरी मांग है कि भाई सरकार को किसी प्रकार के छूट और किसी प्रकार के जो है किसी चीज़ बांटने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ स्वास्थ्य और इसको कर दिए तो मतलब जो है भारत की स्थिति सुधर सकती है। मनीष भैया, सरकार चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे करते हैं और चुनाव जब हो जाते हैं, मतदान जब हो जाते हैं तो कुछ और ही चीज़ें होती हैं। अभी आप प्रत्याशी हैं दक्षिण के प्रत्याशी हैं, तो इस मामले में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है आपसे। और बृजमोहन अग्रवाल का दक्षिण गढ़ रहा है, बृजमोहन का गढ़ मानते हैं, बीजेपी का गढ़ मानते हैं, और यहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ से चुनाव लड़ने का कैसे प्लान कर लिए कि यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ, तो उसका जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है ना, कि एक तो सबसे पहली बात कि माननीय बृजमोहन जी को रायपुर दक्षिण की जनता ने भारी बहुमत से जिताया था, है ना भाई। और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो यह जनता जनार्दन के 1,07,000 वोटों का अपमान है। मेरी नज़र में 1,07,000 वोटों का अपमान है। उन्होंने उनके साथ जो कुठाराघात किया, ये उनकी आपसी लड़ाई है ना। ये अपने व्यक्तिगत लड़ाई की वजह से रायपुर दक्षिण की जनता का अपमान, मतदान का अपमान क्यों किया? इतनी भारी मतों से उन्होंने जिताया है, उसके बावजूद ये अपमान है। मेरा ऐसा मानना है। दूसरी बात है ना, दूसरी बात भाई कि इतना जो खर्च हो रहा है उसका वहन हम आम जनता क्यों भुगते? इतना करोड़ों रुपए जो नुकसान होगा है, जो मतदान में खर्च हो रहा है, संसाधन में खर्च होंगे, इतने अधिकारी कर्मचारी लगे हैं, उसका नुकसान उनकी लड़ाई में, उनकी जो है आपसी अहम के लड़ाई में हमारा और आम जनता का नुकसान क्यों हो? पहली बात, मतदान में तो आप भी प्रत्याशी है ना। हाँ, तो भाई मुझे ये बोलना पर भाई अवसर मिला है कि भाई मैं अपनी बात रखूं, नहीं रहता तो मैं कैसे रखता ये बात, है ना। दूसरी बात कि भाई आम जनता का मतलब लोगों का जो कहना है कि रायपुर दक्षिण गढ़ है बृजमोहन अग्रवाल का, ठीक है, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, ठीक है। तो आज इतने घर घर क्यों जा रहे हैं, दौड़ दौड़ के क्यों जा रहे हैं? आप बैठो ना भाई, आप तो एकदम सर्वशक्तिमान थे, हैं, आपका तो भी 34 साल 35 साल से यहाँ राज चला है, तो फिर आपको यहाँ पर गली गली जाकर नाक रगड़ने की क्या ज़रूरत? आपके जो मंत्री और आपके जो सांसद और विधायक क्यों दौड़ दौड़ के आ रहे हैं? आपका तो भी एक छत्र राज था। हाँ, आपने यहाँ
जो है आपके घर घर तक जो है आपको वो है आपको पैसे बांटने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, लोगों को खरीदने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। आप मुसलमानों को, जो बहुत सारे मुसलमान ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे मुसलमानों को बृजमोहन अग्रवाल जी जो है वोट काटने के लिए प्रत्याशी बनाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं आप, है ना भाई। भाई आपका तो भाई महान व्यक्तित्व है, आपका घर घर में जब संपर्क है, घर घर में वो है, तो फिर इस प्रकार की जो है तुच्छ हरकतें क्यों करते हैं। आपका खड़ा होने का क्या उद्देश्य है, आप क्यों खड़े हुए हैं, आप क्यों प्रत्याशी बने दक्षिण का? मेरा जो है सबसे बड़ा मतलब जो है बहुत 2-3 मुद्दे हैं, है ना। पहली बात कि मैं ये सब चीज़ों से ना चिढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत रायपुर दक्षिण का मैं 50 साल से निवासी हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ रायपुर दक्षिण में, और मैं पिछले 35 सालों से जो बृजमोहन अग्रवाल जी के जो है उनको देख रहा हूँ। 35 साल में जो जबकि 35 साल में बृजमोहन अग्रवाल जी जो है सर्वशक्तिमान थे, पिछले 15 साल में उनकी जो सरकार थी और एक तरफा उनका राज चलता था, लेकिन रायपुर दक्षिण की स्थिति बहुत दुर्गति है। जितना वो शक्तिमान थे उतनी सबसे ज़्यादा दुर्गति जो है पूरे जो है ना रायपुर जिले में, जितने भी जो 7 विधानसभा 8 विधानसभा जो आएंगे, है ना, जो रायपुर ग्रामीण और जो है आपका धरसींवा और आरंग और अभनपुर मिला के मैं बोल रहा हूँ 7, है ना, तो उसमें जब सबसे दयनीय स्थिति जो है रायपुर दक्षिण की है। बजाती नालियाँ हैं, है ना। दूसरी जो है डेंगू का जो है बहुत खतरा रहता है, आए दिन जो है बीमारियाँ फैलती है, कई मौतें हो चुकी है। तीसरी बात जो है यहाँ पे आप सड़क चले जाइए पूरा बूढ़ा तालाब से लेकर रायपुरा चौक तक ट्रैफिक इतना जाम रहता है। अभी थोड़ी देर में जो है ना छोटी सी भी कोई दिक्कत, कोई फंक्शन हो गया, कुछ हो गया ना, तो जो है पूरा ट्रैफिक जाम हो जाती है। सब्जियों के जो व्यवस्थित जो बाजार लगना चाहिए वो कुछ व्यवस्था है नहीं। यही सब कमियों को दूर करने के लिए आप प्रत्याशी बने हैं चुनाव कमी तो मैं नहीं कर सकता दूर, मैं जो है जनता की आवाज़ बन के मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं, शासन प्रशासन तक, है ना, और बाकी उनकी मर्जी, ताकि मैं मेरे बच्चे में मुझसे पूछे, कल के दिन मेरे बच्चे पूछे कि पापा देखो बजाती नालियों में है, आपने कुछ किया क्यों नहीं, ये सड़कें जाम हैं, आपने कुछ किया क्यों नहीं। तो मैं बोल सकूँ कि भाई गर्व से बोल सकूँ कि बेटा मैंने अपने तरफ से प्रयास किया, मैंने विरोध किया, मैंने घुटने नहीं टेके, मैंने बोला, तो अब हुआ नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन मैंने अपने तरफ से प्रयास किया। मनीष भैया बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं आपको, आप चुनाव जीते और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास हमेशा करते रहें। हम मनीष भैया से बातचीत कर रहे थे। मनीष भैया, इसलिए बातचीत करना जरूरी था मनीष भैया से क्योंकि मनीष भैया जो हैं मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, अब दक्षिण में आ गए हैं और दक्षिण में सुनील सोनी और आकाश शर्मा को टक्कर देने की तैयारी है।